हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने साइटोस्केलेटन वाला पार्ट स्टार्ट किया था और उसमें हमने माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में देखा था। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सीलिया और फ्लैजिला। ये साइटोस्केलेटन का ही पार्ट है, ठीक है, जो कि सेल की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम पढ़ते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला के अलावा हम इसमें सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम के बारे में भी पढ़ते हैं, तो इसके बाद हम सेंट्रियोल वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सीलिया और फ्लैजिला इसके बारे में हम पहले भी काफी कुछ सुन चुके हैं। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो जैसे किसी सेल में अगर हम सीलिया की बात करें तो सीलिया जो होते हैं ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और फ्लैजिला जो होते हैं, फ्लैजिला लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीलिया का नंबर काफी ज्यादा होता है और फ्लैजिला का नंबर काफी कम होता है, एक होता है या कुछ होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ठीक है, हम कंपैरिजन देख रहे हैं, कोई डिफरेंस अगर आता है तो वो उसको भी डिस्कस करेंगे। ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मोर इन नंबर, इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, वन और फ्यू। फिर सीलिया जो होते हैं ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट वे में काम करते हैं। वर्क इंडिपेंडेंटली। इसके अलावा अगर सीलिया की एक्टिविटी देखें तो ये ओर्स लाइक मूवमेंट करते हैं। ओर्स लाइक मूवमेंट मतलब इस तरह का मूवमेंट करते हैं, मतलब ये खुद को तो मूव कराते ही, यानी सेल को तो मूव कराते ही हैं, पर जो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म होता है उसको भी मूव कराते हैं। मूवमेंट ऑफ सेल एंड सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी सेल को और साइटोप्लाज्म को मूव कराने का काम सीलिया का होता है। ऐसा कोई फंक्शन इसमें नहीं देखा जाता। सीलिया बेसिकली ओर्स लाइक मूवमेंट करते हैं, फ्लैजिला में नॉर्मल मूवमेंट होता है और ये सेल की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि दोनों का ही फंक्शन एक ही होता है, ये दोनों के दोनों सेल की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सेल। अगर हम सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखें और इसको प्रोकैरियोट से कंपेयर करें तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो फ्लैजिला होता है, सीलिया होता है, वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला और सीलिया
ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। अगर बैक्टीरियल फ्लैजिला की बात करें तो बैक्टीरियल फ्लैजिला में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे बैक्टीरियल फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ इसमें एक स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट, एक स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला माना जाता है, जो बाहर तक निकल कर आता है। ठीक है, बैक्टीरियल फ्लैजिला में 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है हुक, और तीसरा होता है बेसल बॉडी। ठीक है, सिर्फ आपको नाम ध्यान रखने हैं और ये ध्यान रखना है फिलामेंट जो होता है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ऐसा स्ट्रक्चर जब अपन फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर जनरली उसमें नहीं देखने मिलता, कुछ और तरह के अरेंजमेंट हमें यूकैरियोटिक सेल के लिए देखने मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया में 2 स्ट्रक्चर्स और होते हैं, एक होता है पिलाई। पिलाई जो होता है ये पिलिन प्रोटीन का बना होता है। आपने बैक्टीरिया में सेक्स पिलाई पढ़ा होगा जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ऐसे ही पिलाई होता है पिलिन प्रोटीन का बना होता है, और दूसरा होता है फिम्ब्रिए। ये 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये बेसिकली किसी बैक्टीरियल सेल को अटैचमेंट, किसी सबस्ट्रेट से अटैच होने में हेल्प करते हैं। यानी अगर पिलाई और फिम्ब्रिए की बात करें तो इनके अगर फंक्शन देखते हैं तो ये कॉलोनाइजेशन, अटैचमेंट और तीसरा इन्फेक्शन, ये 3 फंक्शंस इनके देखे जाते हैं पिलाई और फिम्ब्रिए के। ठीक, उसमें भी इंपॉर्टेंट है, अटैचमेंट के लिए बात करें तो फिम्ब्रिए, अटैचमेंट की बात करें तो फिम्ब्रिए, और इन्फेक्शन की बात करें तो पिलाई। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो इस पैटर्न पे आप सॉल्व करेंगे। चलिए इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल की मोटिलिटी के लिए जरूरी होते हैं। बोथ आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सेल और सेल मोटिलिटी। इनको अपन ने कंपेयर किया, दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इनका नंबर ज्यादा होता है, इनका नंबर कम होता है। ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, ये इंडिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं। ठीक है, ये ओर्स लाइक मूवमेंट करते हैं। ओर्स लाइक मूवमेंट मतलब साइटोप्लाज्म को भी मूव कराते हैं और सेल को भी आगे बढ़ाते हैं, जबकि ऐसा कोई मूवमेंट फ्लैजिला में नहीं देखा जाता। ये सिंपल एक मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है। मूवमेंट ऑफ सेल के लिए दोनों स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल हैं, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करें तो दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिला में 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल पार्ट। फिलामेंट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हुक अटैचमेंट पार्ट होता है, और बेसल पार्ट मतलब बेस वाला पार्ट जो मेन होता है, इसमें जो बॉडी वाला पार्ट होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में कुछ और भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे पिलाई और फिम्ब्रिए। पिलाई और फिम्ब्रिए जो होते हैं, पिलाई ये स्पेसिफिक प्रोटीन पिलिन प्रोटीन का बना होता है। पिलाई और फिम्ब्रिए का जो फंक्शन होता है कॉलोनाइजेशन, यानी कॉलोनी डेवलपमेंट में हेल्प करना, नंबर को बढ़ाना, अटैचमेंट किसी सबस्ट्रेट से जुड़ने का काम करना, और इन्फेक्शन कॉज करना, ये पिलाई और फिम्ब्रिए का। फिम्ब्रिए का मेन फंक्शन होता है अटैचमेंट का, और पिलाई का मेन फंक्शन होता है इन्फेक्शन का। नेक्स्ट हम देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। सीलिया और फ्लैजिला सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बाहर की तरफ। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको ध्यान होगा, ये प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स होते हैं।
कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये प्रोटीन ट्यूब्यूलिन का बना होता है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अब हम इसमें स्ट्रक्चर्स को जब स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट अलग अलग तरह से होता है। पहले समझिएगा इसको थोड़ा सा। जैसे सेंटर में एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल शीथ। सेंटर में जो कवरिंग है इसे हम कहते हैं सेंट्रल शीथ। ठीक है, एक्चुअली में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल का जो बंडल होता है उसको कहते हैं एक्सोनेमे। बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज नोन एज एक्सोनेमे। एक्सोनेमा भी कहते हैं और एक्सोनेमे भी कहते हैं। एक्सोनेमा जो होती है ये कोर पार्ट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला है। एक्सोनेमा जो है ये कोर पार्ट सीलिया और फ्लैजिला का। कोर पार्ट मतलब जो मेन पार्ट होता है, जो ज्यादातर प्रेजेंट होता है एक्सोनेमे, और एक्सोनेमे और कुछ नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं सेंट्रल शीथ और इसी को कहते हैं सेंट्रल एक्सोनेमे और एक्सोनेमा। ये जो आउटर कवरिंग है ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें अंदर की तरफ इस तरह से दो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सेंट्रल डबलेट। सेंट्रल डबलेट मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल अंदर प्रेजेंट है, जो सेंट्रल एक्सोनेमा का पार्ट है, ये कहलाता है सेंट्रल डबलेट। और ये डबलेट मतलब ये दो होते हैं। ठीक है, सेंटर वाले पार्ट में दो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहां से जो सेंट्रल शीथ होती है उससे इस तरह का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ देखा जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर सेंट्रल शीथ से जुड़ा हुआ देखा जाता है। और यहां पे फिर से माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जिसको हम कहते हैं ए और बी। ये ए और बी पूरे में प्रेजेंट रहते हैं।
ये कहलाते हैं पेरिफेरल डबलेट। ये वाला जो पार्ट है ये पेरिफेरल एक्सोनेमे और पेरिफेरल डबलेट कहलाता है। ये रेडियली अरेंज है, ठीक है, एक रेडियल मैनर में इनका अरेंजमेंट देखा जाता है। ये रेडियली अरेंज स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, ये टोटल होते हैं 9। यहां से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 होते हैं। और जो सेंट्रल डबलेट था ये 2 है, और पेरिफेरल डबलेट जो है ये 9 है, ठीक है। इसमें जो कनेक्टिंग पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, जो सेंट्रल शीथ को पेरिफेरल एक्सोनेमे से और पेरिफेरल डबलेट से जोड़ के रख रहा है, इसे हम कहते हैं स्पोक। स्पोक जो होते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। स्पोक्स जो होते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये टोटल 9 होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं, ये स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े रहते हैं। ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमको दिखते हैं, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स ये देखने मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी पूरे में देखने मिलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं, जिसके कारण दोनों, इन्हें हम कहते हैं लिंकर। ये कहलाते हैं लिंकर। अच्छा, इसमें अगर अटैचमेंट देखें तो ये अटैचमेंट कुछ इस तरह का होता है। एक्चुअली में ये डायग्राम में तो क्लियर नहीं होता, और थोड़ा सा डीप में जब हम जाते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी, ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, और फिर ए और बी, फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल, और इसके अगले वाले भी ऐसे ही। जब इनका अटैचमेंट हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि ए जो होता है ये बी से जुड़ा होता है, ए जो होता है ये बी से जुड़ा होता है, ए जो होता है बी से जुड़ा होता है। इस तरह का अटैचमेंट यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। ये जो लिंकर होता है ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं बाहर की तरफ, ए और बी, इनको जोड़ के रखने का काम करता है, ठीक। और अटैचमेंट, अगर एक्चुअल अटैचमेंट की बात करें तो ए जो होता है वो बी से जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, इसमें ए जो होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल ए होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ए जो होता है ये प्रोटीन डायनिन का बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो ए होता है ये प्रोटीन डायनिन का बना होता है। जो लिंकर होता है ये भी एक प्रोटीन का बना होता है, और इस प्रोटीन का नाम है नेक्सिन। ये नेक्सिन का बना होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है सीलिया और फ्लैजेला का। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे कि बाहर की तरफ टोटल 9 डबलेट प्रेजेंट है। 9 डबलेट, 9 मतलब ये 9 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये डबलेट है मतलब पेयर में है, ठीक है। ए और बी दो दो के स्ट्रक्चर में है, इसलिए अपन ने उसके लिए टर्म डबलेट यूज किया है। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं अपन 9+2 अरेंजमेंट। 9+2, ठीक है, प्लस मत कर दीजिएगा, 11 मत कर दीजिएगा। 9+2 अरेंजमेंट कहलाता है। 9 मतलब होता है ये जो पेरिफेरल डबलेट है, और 2 मतलब होता है जो सेंट्रल डबलेट है, मतलब सेंट्रल शीथ के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक। तो ये हो गया सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। चलिए इसमें कुछ काम की बातें फिर से डिस्कस करते हैं, और कुछ अगर पॉइंट जरूरी लगता है तो उसको फिर अपन लिखते भी। स्ट्रक्चर सबसे पहला सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट।
इसमें माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है और माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल का बंडल होता है, यानी जब माइक्रोट्यूब्यूल बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं एक्सोनेमा और एक्सोनेमी। ठीक है, एक्सोनेमी कॉमनली आपको मिलेगा। एक्सोनेमी वर्ड यूज करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के लिए। जो एक्सोनेमी होता है ये जो एक्सोनेमी होता है ये कोर पार्ट कहलाता है सीलिया और फ्लैजिला का। कोर मतलब जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण सीलिया और फ्लैजिला बना है एक्चुअल में, वो कहलाता है कोर। तो कोर पार्ट ऑफ सीलिया फ्लैजिला इज नोन एज एक्सोनेमी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रल शीथ होती है जो अंदर माइक्रोट्यूब्यूल को प्रोटेक्ट करके रखती है। अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसे हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ये डबलेट होता है, यानी दो प्रेजेंट होते हैं अंदर, इसीलिए इसको अपन यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेंट्रल एक्सोनेमी कहलाता है और ये सेंट्रल डबलेट कहलाते हैं जो कि 2 होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल वाला पार्ट है तो ये प्रोटीन ट्यूबुलिन का बना होगा। ठीक, इसके बाद बाहर की तरफ जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल एक्सोनेमी और पेरिफेरल डबलेट। ये रेडियली अरेंज होते हैं। रेडियली अरेंज मतलब इस तरह के। ठीक है, बाहर की तरफ 2 डबलेट्स होते हैं, ये भी अलग अलग प्रोटीन के बने होते हैं। ए जो होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल ए जो है ये प्रोटीन डायनिन का बना होता है। अच्छा, बी जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका फिलहाल अभी प्रोटीन नहीं बता सकते। ठीक है, अभी उस पर काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है। एग्जैक्ट अभी ये नहीं आया कि वो किस तरह के प्रोटीन का बना होता है। बाकी कुछ जगह आपको अलग अलग टाइप के प्रोटीन का नाम मिलेगा, पर जो ए है और जो लिंकर है इन दोनों के प्रोटीन का नाम ध्यान रखना है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रेडियली अरेंज होते हैं पेरिफेरल एक्सोनेमी, पेरिफेरल डबलेट, ये 9 होते हैं। ठीक है, अगर ये जो अटैचमेंट देख रहे हैं हम, ये सेंट्रल शीथ से अटैचमेंट जो है ये स्पोक्स के कारण हो रहा है। यहां पे इसको लिख दे रहे हैं, पेरिफेरल डबलेट is attached with central doublet और central sheath। ये बेसिकली शीथ वाले पार्ट से अटैच है बाय रेडियल स्पोक्स। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें हम स्पोक कहते हैं। स्पोक भी 9 होते हैं और स्पोक के जो टॉप पार्ट है उस पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, ए और बी। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। इन कनेक्शंस को हम कहते हैं लिंकर। लिंकर मतलब जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़कर रख रहा है। ये जो लिंकर होता है ये बेसिकली नेक्सिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल ए जो है ये डायनिन प्रोटीन का है। अगर इसका एक्चुअल अरेंजमेंट देखें तो अरेंजमेंट ए और बी आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे जुड़े नहीं रहते, ए और बी ऑल्टरनेट मैनर में एक दूसरे से अटैच रहते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 9 पेरिफेरल डबलेट और 2 सेंट्रल डबलेट और सेंट्रल शीथ के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनके लिए टर्म यूज किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया सीलिया और फ्लैजिला का, जो कि मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है जो कि सेल की मोटिलिटी के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। अभी हमने देखा कि सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो बेसिकली मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल को मूव कराने के लिए जरूरी होते हैं। अच्छा, सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं। ये लिख लीजिएगा, सीलिया और फ्लैजिला ये बेसल बॉडी से बनते हैं। बेसल बॉडी से एक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, बेसल बॉडी से ओरिजिन होता है सीलिया और फ्लैजिला का। ये इसके लिए जरूरी है, फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रियोल को
सेल सेंटर भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सेल सेंटर। अब क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और दो होते हैं नंबर में, सेंट्रियोल्स आर 2 in number or found in pair. Hence it is also known as डिप्लोसोम और डिप्लोसेंटर। जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेल में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के ऊपर यहां पे दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, सेंट्रियोल जो होते हैं ये इसके आसपास कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है, इस लिक्विड को कहते हैं सेंट्रोस्फीयर। इस लिक्विड को हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। और लिक्विड और सेंट्रियोल इन दोनों को मिला के हम सेंट्रोसोम कहते हैं। लिक्विड और सेंट्रियोल इन दोनों को मिला के हम सेंट्रोसोम कहते हैं, और जो लिक्विड उसके आसपास होता है उसको हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं ये दो होते हैं नंबर में, और ये दोनों सेंट्रियोल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बोथ सेंट्रियोल्स आर perpendicularly arranged सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय कह सकते हैं, और कंसिस्ट ऑफ कह सकते हैं। अमॉर्फस सब्सटेंस इसके आसपास होता है जिसे हम पेरीसेंट्रियोलिक amorphous substance called pericentriolar मटीरियल। ठीक है, सेंट्रियोल जो होता है वो सराउंडेड होता है, और हम कह सकते हैं सेंट्रियोल कंटेन यही मटेरियल, क्योंकि उसके अंदर भी देखा जाता है, इसको हम कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। अच्छा, सेंट्रियोल के आसपास जो लिक्विड पार्ट होता है उस लिक्विड को हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। लिक्विड प्रेजेंट अराउंड सेंट्रियोल is known as centrosphere। अब सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं सेंट्रोसोम। इन दोनों को मिलाकर सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रियोल जो होता है इसके ऊपर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रियोल के ऊपर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती, ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। तो अब नॉन मेम्ब्रेनस में हमने तीन तरह के स्ट्रक्चर्स देख लिए। पहला हमने देखा था राइबोसोम, दे आर मेम्ब्रेनलेस।
दूसरा न्यूक्लियोलस की बात की थी, और तीसरा सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल के ऊपर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा, ये प्लांट्स में जनरली एब्सेंट होते हैं। कुछ लोअर प्लांट्स हो सकते हैं जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, पर जनरली प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में तो एब्सेंट ही होते हैं। These are present in animal cells may be present in lower plants, पर ये जरूरी नहीं है कि सारे लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट हो। ठीक है, इसके अलावा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ये एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं। अच्छा, जब सेल डिवीजन होता है तो ये सेल डिवीजन के दौरान ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी यहाँ से एक सेंट्रियोल मूव करेगा, ऑपोजिट एंड की तरफ जाएगा। ये हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में समझेंगे, बस ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिए। मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो ये हो गया सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का एक जनरल इंट्रोडक्शन। इसको हम सेल सेंटर भी कहते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं ये दो होते हैं नंबर में, पेयर में होते हैं, इसलिए हम इसको डिप्लोसोम और डिप्लोसेंटर कहते हैं। डिप्लोसेंटर इसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, डिप्लोसेंटर मेनली कहते हैं, कुछ जगह पे डिप्लोसोम कहीं कहीं यूज किया जाता है, पर मेन डिप्लोसेंटर कहलाता है। इसमें जो दोनों सेंट्रियोल्स होते हैं इनका अरेंजमेंट जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ये सेंट्रियोल के आसपास एमॉर्फस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहलाता है ये। लिक्विड जो इसके आसपास प्रेजेंट होता है उसको अपन सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर दोनों को मिला के हम सेंट्रोसोम कहते हैं, मतलब ये कलेक्टिव स्ट्रक्चर जो है ये सेंट्रोसोम है। ठीक है, कलेक्टिव स्ट्रक्चर जो है ये सेंट्रोसोम है। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइबोसोम, न्यूक्लियोलस और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में जनरली नहीं होते। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या यूं कह लीजिए जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें एब्सेंट होते हैं, पर लोअर प्लांट में कुछ कुछ केसेस में सेंट्रियोल देखा जाता है। सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो शुरुआती कंडीशन जो होती है सेल डिवीजन की, जब वो सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है तो सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर काफी कुछ सीलिया फ्लैजेला से मिलता हुआ है, पर फिर भी सेम टू सेम स्ट्रक्चर तो नहीं होता, काफी सारे वेरिएशंस होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसमें कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया लिक्विड पार्ट जो कि इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक, इसमें सेंटर में जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि सेंट्रल शीथ प्रेजेंट होती है, यहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने नहीं मिलता। ठीक है, यहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने नहीं मिलता। यहां पे हाँ अरेंजमेंट जरूर होता है, जैसे अपन ने बात की थी स्पोक्स की, तो स्पोक्स जरूर होते हैं यहाँ पे, और ये भी टोटल 9 होते हैं। टोटल 9 स्पोक्स होते हैं, और हर स्पोक में
टोटल 9 स्पोक्स हैं और हर स्पोक में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ए माने, फिर बी और सी, और इसको हम रिवर्स भी मान सकते हैं, ए बी सी, कुछ इस तरह से। ये ठीक है, तो इसमें हम पहले लिख लेते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इज एब्सेंट। सेंट्रल वाले पार्ट में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, मतलब ये अरेंजमेंट हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, सीलिया फ्लैजिला में हमने 2 माइक्रोट्यूब्यूल देखी थी सेंटर में, तो वहां पे अपन ने 2 लिखा था। अब यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पार्ट है और ये जो स्पोक्स इससे अटैच्ड है, ये कहलाता है हब। इसे हम कहते हैं हब। हब जो होता है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। यहां पे भी स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं जिनका रेडियल अरेंजमेंट देखा जाता है। और ये स्पोक्स होते हैं टोटल 9 स्पोक्स। जैसे अपन ने सीलियम फ्लैजिला में देखे थे, टोटल 9 स्पोक्स थे, यहाँ पे भी वैसे ही अरेंजमेंट है। और हर स्पोक के पेरिफेरल पार्ट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। पेरिफेरल पार्ट ऑफ ईच स्पोक contain 3 microtubules. तो इसको हम पेरिफेरल ट्रिपलेट कह सकते हैं। जैसे सीलियो फ्लैजिला में हमने देखा था पेरिफेरल डबलेट होता है, वैसे यहां पे पेरिफेरल ट्रिपलेट के नाम से इसको जानते हैं। और पेरिफेरल ट्रिपलेट ये टोटल होते हैं 9। ठीक है, पेरिफेरल ट्रिपलेट 9 होते हैं। सीलियो फ्लैजिला में ये 2 होते हैं। अच्छा, पेरिफेरल ट्रिपलेट फिर से प्रोटीन ट्यूबुलिन का बना होता है। पेरिफेरल ट्रिपलेट जो होता है, यानी ए बी सी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अगर हम इसका अटैचमेंट देखें, यानी जो लिंकर पार्ट है, जैसे हमने सीलिया और फ्लैजिला में देखा था, जो लिंकर पार्ट है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बी सी, यहाँ पे ए जो होता है ये सी वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम इसको अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जब ये अटैच हो गया, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये कार्ट व्हील स्ट्रक्चर टाइप का अरेंजमेंट शो करता है।
ठीक है, जैसे बैलगाड़ी का पहिया होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट है, यानी ये ए बी सी और इसमें ए जो सी से जुड़ा हुआ है, इनके बीच में ये जो ए और बी और जो सी होते हैं, ए बी सी जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, इनके बीच में एंगल 40 डिग्री का देखा जाता है। ठीक है, ए माइक्रोट्यूब्यूल बी और सी के बीच में जो एंगल बनता है, ये 40 डिग्री का देखा जाता है। बाकी प्रोटीन वही प्रेजेंट होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो अपन ने सीलिया और फ्लैजेला में देखा था। तो इस तरह का स्ट्रक्चर ये सेंट्रोसोम के लिए अपन देखते हैं, और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है बेसिकली। सेंट्रियोल इस तरह का दिखता है, इसके आसपास का जो लिक्विड होता है, इन दोनों को मिला के हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अच्छा, अगर अरेंजमेंट की बात करें तो जैसी कंडीशन हमने सीलिया फ्लैजेला में देखी थी कि वो 9+2 का अरेंजमेंट शो करता है, यहाँ पे अरेंजमेंट जो होता है, अगर हम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये तो 9 ही है जैसे सीलिया फ्लैजेला में था, पर सेंट्रल शीथ वहां पे होती है, यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है हब, जहाँ पे स्पोक्स एंड पार्ट में उसके जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये हब वाला पार्ट हो गया और स्पोक्स वाला पार्ट हो गया, यानी इसमें हब और स्पोक प्रेजेंट होते हैं, जबकि सीलिया फ्लैजेला में सेंट्रल डबलेट, पेरिफेरल डबलेट और स्पोक्स वाला रीजन देखा जाता है। ठीक है, अब सेंट्रियोल का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है और कहां पे इसका यूज देखा जाता है, तो सेंट्रियोल सीलिया बनाने में, फ्लैजेला बनाने में और सीलिया के फॉर्मेशन में, फ्लैजेला के फॉर्मेशन में, बेसल बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये क्लीवेज में भी हेल्प करता है, मतलब सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का। फिर से अपन इसको समझते हैं जल्दी से। यहाँ पे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती है, ये 0 है। हब प्रेजेंट होता है सेंटर पे, ये वाला पार्ट हब कहलाता है। यहाँ पे रेडियली अरेंज स्पोक्स देखे जाते हैं, ये टोटल 9 होते हैं। पेरिफेरल पार्ट जो होता है स्पोक का, इसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और तीनों इस तरह से ऑल्टरनेट मैनर में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, मेन प्रोटीन यहाँ पे ट्यूबुलिन ही होता है। अरेंजमेंट जो देखते हैं हम, इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने मिलता है। कार्ट व्हील अरेंजमेंट सेंट्रियोल के लिए यूज किया जाता है, ये टर्म सेंट्रियोल के लिए यूज किया जाता है। अगर हम डबलेट्स के बेस पे और ट्रिपलेट के बेस पे अरेंजमेंट जो देखते हैं, जैसे हमने सीलिया फ्लैजेला में देखा था, बाहर की तरफ 9, अंदर की तरफ 2, तो 9+2। यहाँ पे बाहर की तरफ होते हैं 9 और अंदर की तरफ कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट नहीं देखा जाता है, इसीलिए सेंट्रियोल के लिए हम 9+0 अरेंजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल है ए बी सी, इनके बीच में जो एंगल होता है ये 40 डिग्री का होता है। सेंट्रियोल का अगर फंक्शन की बात करें तो सीलिया फ्लैजेला बेसल बॉडीज के फॉर्मेशन में सेंट्रियोल हेल्प करता है। इसके अलावा ये क्लीवेज में भी हेल्प करता है। क्लीवेज मतलब जब सेल बन जाती है तो उसके अंदर जो डिविजन्स होते हैं, जिसको अपन क्लीवेज बोलते हैं, उसमें सेंट्रियोल हेल्प करता है। और सेल के डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, सेल के डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, उसे सेंट्रियोल ही बनाता है। एक्चुअली जब सेल, जैसे अभी अपन ने बात की थी, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये 2 सेंट्रियोल होते हैं। हमने अभी बात की थी, थोड़ी देर पहले समझा था कि किस तरह से सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रियोल मूव करता है। जैसे सेल डिवीजन के दौरान ये सेंट्रियोल मूव कर रहा है इधर, तो इसके बीच में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, ये प्रोटीन ट्यूबुलिन के बने होते हैं, तो इनको बनाने का काम जो है वो सेंट्रियोल के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पार्ट में हम आने वाले चैप्टर्स में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन करेंगे जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, और सेल डिवीजन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर से नीट में अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।